हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और ये है मेरा चैनल अर्थ राउंड देव दर्शन डायरी, जिसे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। और अब हम आज बात करेंगे रामेश्वरम की। अब हम कन्याकुमारी से निकल पड़े हैं। कन्याकुमारी से जो ट्रेन हमारी है वो है 22/622, जो कि हमें रामेश्वरम लगभग 8 घंटे में पहुँचाएगी। और यहाँ हम कन्याकुमारी से लगभग 10 साढ़े 10 बजे चले थे और वहाँ मुझे सवेरे 5 बजे सवेरे पहुँचा दिया। और ये जो रामेश्वरम है, ये रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और ये एक ज्योतिर्लिंग भी है, जिसे माता सीता और प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। यह एक शंख के आकार का टापू है जो कि चारों तरफ से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस स्थान का नाम प्रभु श्री राम के नाम पर है। यहाँ पहुँचने के लिए पास के स्टेशन रामेश्वरम ही हैं, जहाँ कई जगहों से ट्रेनें आती हैं। वैसे आप बस से भी आ सकते हैं। हवाई जहाज़ से आने के लिए आपको मदुरई उतरना पड़ेगा। मदुरई जो यहाँ का सबसे नज़दीक है एयरपोर्ट, और वहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पड़ती है रामेश्वरम तक की। बात करें रुकने की, तो स्टेशन आप पहुँच जाएंगे अगर किसी भी तरह से बस या फिर ट्रेन से या किसी तरह से भी स्टेशन अगर आप पहुंच जाते हैं रामेश्वरम, तो वहां रामेश्वरम स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत सारा ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा से आप बात करके 100 रुपये लेगा और आपको उतार देगा बिल्कुल गेट के पास, जहां की आपको बहुत सारे होटल में मिल जाएंगे। होटल की कोई दिक्कत नहीं होगी और हर होटल आपको यहाँ 1000 रुपये से 5000 तक मिल सकता है। ये आपका बजट पर निर्भर करता है कि आप कहाँ और कितने तक का लेंगे। वैसे अगर सबसे अच्छी गेट माने तो मुझे वेस्ट गेट लगता है, जहाँ से कि आपको यहाँ पर अगर आप उतरते हैं ऑटो से तो यहाँ से आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नटराजन भगवान का मंदिर है, वहाँ पे चले जाएंगे, और पंचमुखी हनुमान मंदिर, और पास में ये लक्ष्मण तीर्थम, राम तीर्थम, जो कि पास में आपको सब मिल जाएगा। इसलिए आप वहाँ उतर के किसी भी होटल में आप स्टे कर सकते हैं। होटल में रुकने के बाद आप थोड़ा सा जब दिल करे जितनी जल्दी हो सके आप निकल पड़िए अग्नि तीर्थम की तरफ। वहाँ स्नान करना पड़ता है और यहाँ स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से स्नान करने के बाद ही आप अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ समुद्र बिल्कुल शांत है, और शांति इसलिए है क्योंकि जब भगवान श्री राम लंका से युद्ध करने के बाद आए थे तो यहीं पे स्नान किए थे, और इसलिए यहाँ पे समुद्र बिल्कुल शांत है। वैसे समुद्र कहीं भी इतनी शांत आपको नहीं दिखाई पड़ेगी जितना यहाँ पे आपको शांत नज़र आएगा। और यहीं से आपको नाव मिल जाएगी जिससे कि आप समुद्र में भ्रमण भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसी गीले कपड़े में आप मंदिर की तरफ निकल जाइए, और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 25 रुपये का टिकट कटेगा, जिसको लेके आप 22 कुंड का स्नान करेंगे अंदर में जाके। और 22 कुंड का स्नान करते हुए वही गीला कपड़ा पहनते हुए आप सीधे निकल जाइए अपने होटल की तरफ। यहाँ पे लगभग आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप सीधा निकल जाइए होटल की तरफ, और वहाँ पे आप अपने कपड़े बदल के जो भी आप पहनना चाहते हैं उसको पहनिए और सीधा निकल जाइए मंदिर की तरफ। और मंदिर में के रास्ते में ही आपको बहुत से फूल मालाएँ मिलेगी, जहाँ के फूल मालाएँ, नारियल, प्रसाद, हर चीज़ मिल जाएगा। इसे लेके आप सीधा मंदिर की तरफ बढ़ जाइए, और मंदिर की तरफ जाते हुए आपको बिल्कुल लाइन का फॉलो करना है। और ये रेलिंग बनी हुई है जिससे कि आपको दुविधा नहीं होगी कि हम किधर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि आप अगर फॉलो करते हुए जाते हैं ऐसे ही इस रेलिंग को, तो आप बिल्कुल मंदिर के पास में पहुंच जाएंगे और जो मेन मूर्ति है वहां पे पहुंच जाएंगे आप। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कैमरा या मोबाइल ले जाने की अनुमति होती है, लेकिन सिर्फ आप जो मेन ज्योतिर्लिंग है उसके आप तस्वीर या फोटो नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पे कई लोग गंगा जल भी लेके आते हैं साथ में, और यहाँ शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रभु श्री राम और सीता जब आए थे तो उनको ऋषि मुनि ने बोला था कि आपको जो ब्रह्म हत्या लग गया है उसका एक ही उपाय हो सकता है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, इससे आपका ब्रह्म हत्या हट सकता है। तभी हनुमान जी चले गए कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए। वहाँ से आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से ही बालू जो वहाँ पे पड़े हुए थे उसी का शिवलिंग बनाया और उसी का पूजा करने लगे। भगवान श्री राम और माता सीता ने दोनों मिलकर वहाँ पे पूजा किए, जो कि आज वह
शिवलिंग श्री रामनाथ स्वामी भगवान के नाम से जाना जाता है। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो फिर उनकी भी पूजा हुई, और जो बाद में शिवलिंग लाए हनुमान जी, उनको अब विश्वनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये भी वहीं पे भी विराजमान हैं, दोनों शिवलिंग की पूजा होती है। यह मंदिर देखने में बहुत ही भव्य लगता है। यह विश्व का सबसे लंबा गलियारा है यहाँ पे, जिसमें कि 1212 पिलर हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। जब बिल्कुल गौर से देखने पे ही पता चलता है। वैसे अगर आपको लगेगा कि हर कोई पिलर या फिर जो भी इसमें बनावटी है सब एक जैसा ही है। ये देखिए कितनी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे, और जब सीज़न इसका होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन इस लाइन में आपको एक सुविधा और भी मिलती है यहाँ पे जो लाइन में ही एक बेंच जैसा बना हुआ है। आप खड़े खड़े अगर थक गए हैं तो आप बेंच पे बैठ भी सकते हैं, और बैठते हुए ही आपको आगे जाना है। और ये बेंच आपको पूरी लाइन में मिलेगी, जहाँ जहाँ भी लाइन है वहाँ हर जगह आपको मिलेगी। यानी कि आपको कहीं भी थकने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप परेशान नहीं हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ लाइन में खड़ा होने से। और इस तरह से आप अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में कई सारी मंदिरें भी आती है। यहाँ एक गणेश भगवान की मूर्ति है, जहाँ पे ये पंडित जी सबको तिलक लगा रहे हैं और आरती भी ले रहे हैं हर कोई यहाँ। और इस तरह से आगे बढ़ते हम लोग आगे मेन जो ज्योतिर्लिंग है उनके बिल्कुल सामने ही 2 लाइनें बनी हुई है। एक लाइन इस साइड से लेफ्ट में, एक राइट में, किसी से भी आप जा सकते हैं और इस तरह से आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ तो नहीं था, लेकिन हमने फिर भी एक चोरी से फ़ोटो खींची थी। और इस तरह से हम लोग बाहर निकल आए हैं, और अब हम बिल्कुल सामने वहीं पे पार्वती का मंदिर है जो माता पार्वती का है, और वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है। और हम लोग वहाँ भी जाके अपना माथा टेके, और फिर अब ये देखिए जो गलियारा है कितना लंबा दिखता है। ये बहुत दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है, और इतना सुंदर भी है कि देखने में इतना मनमोहक लगता है। देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं पिलर, और ये एक जैसे ही मूर्तियाँ हैं। और इस तरह से हम लोग बाहर निकल आए मंदिर से दर्शन करने के बाद, और फिर होटल में पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाके खाना खाए, और खाना खा के हम लोग सीधा निकल गए परिसर से बाहर। ये देखिए ओम भी है, और हम लोग यहाँ 150 रुपये थाली लगता है, और यहाँ साउथ इंडियन खाना मिल जाता है। और इस गेट से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शे मिल जाएंगे। उससे बात करके आप मुझे 1200 रुपये लिया था, जो कि मुझे धनुषकोटी और जो पास की जितने भी साइट सीन थे वहाँ दिखाने के लिए मुझे बोला गया। और इस तरह से हम लोग 1200 रुपये दे के वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले हम निकल पड़े हैं धनुषकोटी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है। इस रास्ते से जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक साइड से बंगाल की खाड़ी है, तो दूसरे साइड से हिंद महासागर, दोनों साइड से समुद्र आके भी सड़क पे लगती रहती है। ये हम लोग राम सेतु के पास आ चुके हैं। यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप टेलीस्कोप से यहाँ से देख भी सकते हैं। और ये प्रभु श्री राम के प्रेम की निशानी मानी जाती है, जिसे कि भगवान राम ने लंका तक जो बनाया था नल और नील के द्वारा, ये वही समुद्र पे बनाया हुआ पुल है, जिसका कि कुछ अवशेष अभी बाकी है। और यहाँ से कुछ ही दूर अगर हम पीछे चलेंगे तो देखेंगे कि धनुषकोटी एक गांव है, जो कि 1964 में बह गया था, और यहाँ पे एक पूरी ट्रेन लापता हो गई थी। ये देखिए धनुषकोटी जब ऊपर से दिखते हैं तो कैसे गिटार के शेप में बिल्कुल नज़र आता है, कितना सुंदर दिखता है। और ये समुद्र के ऊपर बना हुआ ये पत्थरों से देखिए राम सेतु। और अब हम लोग आ गए हैं धनुषकोटी। ये पुराना धनुषकोटी गांव है, जो कि बह गया था 1964 में, जहाँ की पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। और ये कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि स्टेशन, डाकघर, और ये देखिए रेलवे स्टेशन है, जो कि थोड़ा सा अवशेष बच गया है, और ये डाकघर है। और इस तरह से पास में ही एक चर्च भी है, जिसका थोड़ा सा अवशेष बचा हुआ है। 1964 में सारे बह गए थे। और उसके आगे अब हम कोठांडा रामार तीर्थम, जिसे कि विभीषण मंदिर से भी जाना जाता है। और अब हम यहाँ आ चुके हैं,
और यहाँ पे हमने माथा टेका और अंदर में जाके जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरें देखी। यहाँ मन को बहुत ही शांति नज़र आया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ। इसके बाद अब हम चलेंगे APJ अब्दुल कलाम जी के पैतृक घर पे, जो कि एक म्यूज़ियम के रूप में बन गया है। और यहाँ से ही उन्होंने सफ़र किया था अपने आगे वैज्ञानिक से लेके राष्ट्रपति बनने तक का, जिसे कि मिसाइल मैन के नाम से भी जानने लगे। ये बहुत ही गरीब परिवार के थे। इनके पिताजी एक मछुआरा थे जो मछली पालन करने से अपनी गुजारा करते थे, और लेकिन इन्होंने पढ़ाई करके अपनी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी वो शुरू रखी। और इसके बाद अब हम चलेंगे लक्ष्मण तीर्थम, जो कि देखने में बहुत ही भव्य है, और साथ में इसके लक्ष्मण कुंड भी है, जो कि देखिए दिखने में कितना अच्छा लगता है, मंदिर है यहाँ। और इसके बाद अब हम चलेंगे आगे राम तीर्थम, जहाँ प्रभु श्री राम ने स्नान करके थोड़ा सा आराम किया था। सामने देखेंगे तो आप मंदिर भी है राम तीर्थम का, जो कि देखने में बहुत ही भव्य लगता है। ये प्रभु श्री राम की एक मंदिर है। इसके बाद अब हम चलेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि काले पत्थर से निर्मित यह जो हनुमान जी का मूर्ति है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ पे अगर अंदर जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पानी में तैरता हुआ पत्थर भी है, यहाँ संजो के रखा गया है ये दर्शन करने के लिए। ये वही पत्थर है जिसे नल और नील ने 5 दिन में लंका पे समुद्र पे जो पुल बनाया था लंका पे जाने के लिए, ये वही पत्थर है। और इसी पत्थर के सहारे पुल बन गई, जिस पे कि इतनी बड़ी सेना उस पार लंका की तरफ जा सकी थी। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल सामने ही हमारा थोड़ी दूर पे ये नटराजन मंदिर है, जो देखने में बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और देखिए इसकी कलाकृति भी कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ से अब हम लोग घूमते घूमते शाम हो गई, और शाम को हम लोग फिर से चल पड़े होटल के तरफ, और वहाँ पे जाके खाना खा के थोड़ा सा और फिर निकल पड़े शाम को मंदिर दर्शन के लिए। शाम को जब लाइट पड़ती है मंदिर के ऊपर तो देखने कितना गोल्डन कलर का नज़र आता है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए कितना भव्य दिखने में लगता है ये रामेश्वरम का मंदिर का सीन। और इसके बाद रात हो गई। रात को हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, जो फिर से वही 150 रुपये थाली का था, साउथ इंडियन का खाना। और खा के हम लोग रात में कमरे में रेस्ट किए और सवेरे फिर निकल पड़े पंबन ब्रिज के तरफ। पंबन ब्रिज को जाने के लिए टेम्पो वाले से बात किए तो ऑटो वाले ने मुझसे 800 रुपये का चार्ज किया। 800 रुपये में वो पंबन ब्रिज और सामने रास्ते में जो पड़ता है अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल, वहाँ से भी दर्शन करवा के ले आए। और इस तरह हम लोग निकल पड़े। और रास्ते में ही जाते वक्त मुझे APJ अब्दुल कलाम जी का जो मेमोरियल हाउस है वहाँ नज़र आया। फिर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ कैमरा ले जाना अंदर में अलाउ नहीं था, लेकिन आप घूम के देख सकते हैं। उनकी जीवन की जितनी भी यादें थी सबको संजो के रखे गया है। उनको मिसाइल मैन इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी वो इंडिया के लिए वो अद्भुत थी। और उनका ये देखिए यहाँ पे स्मारक भी बना हुआ है। और इस तरह से अब हम लोग निकल पड़े हैं पंबन ब्रिज के लिए। ये देखिए पंबन ब्रिज है, ये सामने जो दिख रहा है रोडवेज, ये रोड वाली है ब्रिज, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल है। और ये रेल का जो पुल देख रहे हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल है। ये पुराना पुल है सामने में जो दिख रहा है। और जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं वो अभी नया ब्रिज है, जिसे कि अभी 2025 में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और उसके कुछ ही दिन के बाद, लगभग 1 महीने के बाद ही हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे बंद कर दिया गया था, और ये पुराना भी हो गया था, इससे रिस्क ज़्यादा हो गया था, इस करके इस पर बंद कर दिया गया है। इसको खोलने में 45 मिनट लगता था, बंद करने में। लेकिन ये जो नया ब्रिज बना है इसको मात्र 5 से 7 मिनट में ही आप, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। और ये बहुत ही अच्छा पुल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हाइड्रोलिक पुल है, ये ऊपर अपने आप ही उठ जाता है, जिससे कि जहाज़ इस पार से उस पार चला जाए और फिर से नीचे आ जाता है। और इस तरह से हम लोग ये पंबन ब्रिज देख के वापस चल पड़े हैं होटल के तरफ। और होटल पे
रात में रुक के और सवेरे हमने गाड़ी पकड़ना है। और यहाँ का बात करें खाने पीने का, यहाँ 150 रुपये थाली के दर से आपको खाना मिलेगा साउथ इंडियन। अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लगभग 300-350 रुपये के थाली के दर से पड़ेगा। यहाँ आपको इडली डोसा भी मिल जाएगा जो कि आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ का खाना कितना मज़ेदार आता है, आप जैसा चाहे आप खा भी सकते हैं। अगर आप नॉर्थ खाना खाना चाहते तो भी खा सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ के आने का मौसम, तो यहाँ के लिए टूर प्लान कम से कम 2 दिन 1 रात का होना चाहिए। वैसे आप 3 दिन 2 रात का भी प्लान बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ नवंबर से मार्च तक अच्छा माना जाता है, लेकिन आने वाले सालों भर आते हैं। मैं तो जून में गया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी हुई थी। यहाँ का मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता है जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है, अच्छा लगता है मौसम। और बात करें यहाँ बजट की, तो यहाँ 2 दिन 1 रात के लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें 3 से 4 आदमी तक का आपका बजट होगा। और फिर अब हम लोग निकल पड़े मदुरई के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉक में मदुरई से। तब तक के लिए नमस्कार, और कृपया हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।